हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। तो ये हमारा इन्वायरमेंट का सेकंड लेक्चर है जिसमें हम आज देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। ठीक है, कौन सी बुक से हम पढ़ रहे हैं भैया? PMFIS की बुक से पढ़ रहे हैं, वही रेफर आपको करना है। ठीक है, और डेली अपडेट्स के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा हमारा, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में। अगर कुछ बात आप मुझसे करना चाहते हैं, कुछ क्वेरीज है वो भी आप मुझसे अगर पूछना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, चलो फिर आज आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि भैया कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम यानी क्या होता है कि फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। ठीक है, ये हैबिटेट है, ये इकोसिस्टम है और ये एनवायरनमेंट है। ठीक है, ऑल इकोसिस्टम्स आर एनवायरनमेंट, ऑल हैबिटेट्स आर एनवायरनमेंट। ठीक है, ये हमने देखा है पिछले लेक्चर में। ठीक है, देखो भैया कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, तो इकोसिस्टम में क्या आ जाएगा? तो एक बायोटिक कंपोनेंट्स आ जाएंगे और यानी अबायोटिक कंपोनेंट्स और बायोटिक कंपोनेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, हमने देखा है कि एनवायरनमेंट यानी क्या होता है कि एनवायरनमेंट यानी बायोटिक और अबायोटिक जो कंपोनेंट्स है वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, अमोंग देमसेल्व्स इंटरेक्ट करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट कहते हैं। ठीक है, फिर वही उनका जो इंटरेक्शन है वही इकोसिस्टम को क्या करता है, शेप करता है, हैबिटेट को शेप करता है, इकोलॉजिकल कम्युनिटी को क्या करता है, वो शेप करता है। हमने पिछले लेक्चर्स में देखा। ठीक है, तो अबायोटिक कंपोनेंट्स में क्या आ जाएगा? तो फिजिकल फैक्टर्स आ जाएंगे। हमने देखा था फिजिकल फैक्टर्स। ठीक है, कि अगर बायोलॉजिकली हम देखें तो एनवायरनमेंट क्या करेगा, कंसिस्ट कर कॉन्स्टिट्यूट करेगा, तो बेसिकली करेगा बायोलॉजिकल फैक्टर्स, बायोमोलिकल्स। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था जस्ट अ सेकंड दोस्तों। ठीक है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स। ठीक है, देखा था बायोलॉजिकल देखा था हमने, फिजिकल देखा था, और केमिकल रिएक्शंस या फिर इंटरेक्शंस देखे थे, केमिकल साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो अबायोटिक में क्या आ जाएगा? फिजिकल फैक्टर्स आ जाएगा, इसमें हम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट। ठीक है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या आ जाएगा? वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या आ जाएगा? प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड आ जाएगा। ठीक है, अब जी अबायोटिक जो फैक्टर्स है एज ए लिमिटिंग फैक्टर करके भी काम करते हैं। क्या करते हैं? लिमिटिंग फैक्टर करके भी क्या करते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है, इसके बाद बायोटिक कंपोनेंट्स में आ जाएगा प्रोड्यूसर्स, ग्रीन प्लांट्स, कंज्यूमर्स, एनिमल्स। ठीक है, डिकम्पोजर्स यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी हम देखेंगे अबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं और लिमिटिंग फैक्टर्स क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा है, देखो, अबायोटिक कंपोनेंट्स आर द इनऑर्गेनिक एंड नॉन लिविंग पार्ट्स विच एक्ट्स एज ए मेजर लिमिटिंग फैक्टर्स। यानी लिमिटिंग फैक्टर करके ये क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। लेकिन लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है वो सबसे पहले समझ लेते हैं। देखो, अबायोटिक कंपोनेंट्स, अब अबायोटिक कंपोनेंट्स में हम देखेंगे लिमिटिंग फैक्टर्स। ठीक है, अब लिमिटिंग फैक्टर्स देखो, जैसे मान लो कि ये क्या है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है। ठीक है, अब एवरग्रीन फॉरेस्ट में क्या होता है कि जो सीड्स है डू नॉट जर्मिनेट क्विकली। ठीक है, यानी जो सीड्स मान लो एवरग्रीन फॉरेस्ट में जल्दी उगते नहीं है। ठीक है, यानी ऐसा प्लांट्स आपको जल्दी देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो क्यों देखने के लिए नहीं मिलेगा? तो क्योंकि एवरग्रीन फॉरेस्ट में क्या होता है, बेसिकली मान लो ये एवरग्रीन फॉरेस्ट है, तो एवरग्रीन फॉरेस्ट में क्या होता है कि बारिश यानी रेन बहुत ज़्यादा होता है। क्या होता है? रेन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो रेन बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो क्या होगा कि जब रेन बहुत ज़्यादा होगा तो ज़्यादा बारिश की वजह से जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स है वो वॉश्ड अवे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वो वॉश्ड अवे हो जाएंगे, लीस्ट अवे हो जाएंगे, बह के चले जाएंगे। ठीक है, अब भैया जो प्लांट्स ग्रो होने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए वही सॉइल में नहीं है, तो ये जो यहाँ पे मान लो कोई सीड गिरा है, ठीक है, तो जर्मिनेट कैसे होगा? उसके लिए जो लाइफ सस्टेनिंग चाहिए था न्यूट्रिएंट्स, वही न्यूट्रिएंट्स नहीं है, वो बह के चले गए हैं यहाँ से। ठीक है, तो इस वजह से यानी रेन बहुत ज्यादा होने की वजह से सॉइल जो है इनफर्टाइल तो नहीं कह सकते हम, लेकिन इंफीरियर हो गई। क्या हो गई है? इंफीरियर हो गई है। क्या हो गई है? इंफीरियर। तो इंफीरियर जो सॉइल है यहाँ पे, ये क्या हो गया है? लिमिटिंग फैक्टर हो गया है। लिमिटिंग फैक्टर हो गया। ठीक है, क्योंकि इंफीरियर सॉइल होने की वजह से वहां पे कोई पौधा नहीं उगा रहा है। हालांकि एवरग्रीन फॉरेस्ट में क्या होता है, रेन ज्यादा होता है और वहां पे जो हमें देखने के लिए मिलता है, क्या जो वेजिटेशन देखने के लिए मिलता है वो लग्जरिएट रहता है। क्या रहता है? लग्जरिएट रहता है। लेकिन मान लो कोई सीडलिंग या फिर सीड ऐसे जमीन पर अगर गिरता है तो जल्दी नहीं उगता है, उसको बहुत कष्ट लगता है, यानी बहुत ज्यादा वक्त लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि भैया बारिश बहुत ज्यादा होती है और जो बारिश है वो न्यूट्रिएंट्स को अपने साथ लेके चली जाती है, वॉश अवे करती है, लिस्ट अवे करती है। ठीक है, तो इस वजह से जो सॉइल की क्वालिटी है वो कम हो जाती है, यानी सॉइल इंफीरियर हो जाती है। और यही इंफीरियर सॉइल क्या है? लिमिटिंग फैक्टर है।
ठीक है, समझ में आ रहा है? मान लो कि यहाँ पे सॉइल जब भैया ये ज़्यादा रेन नहीं होता तो भैया सीडलिंग्स क्या हो जाती, जल्दी से उग जाती, ठीक है? लेकिन सॉइल की क्वालिटी जो है वो इंफीरियर है, इसी वजह से क्या हो रहा है वहाँ पे जो मान लो कि जो सीड्स है वो इजीली जर्मिनेट नहीं हो जाते, ठीक है? तो यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर क्या हो गया? यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर हो गया इंफीरियर सॉइल। क्या हो गया? इंफीरियर सरफेस ऑफ सॉइल, ये क्या हो गया? लिमिटिंग फैक्टर्स। अगर मान लो, ठीक है, कि कोई भैया सीड अगर जर्मिनेट हो भी जाता है तो फिर जो सैपलिंग रहता है, क्या रहता है? सैपलिंग यानी भैया ये इसी को सैपलिंग कहा जाता है कि ऐसा छोटा पौधा, ठीक है? इसी को क्या कहा जाता है? बीज आना, ठीक है? उसी को क्या कहा जाता है? सैपलिंग कहा जाता है, ठीक है? तो बेसिकली ये अगर ऐसा उग भी जाता है तो भी ये सर्वाइव नहीं कर पाता। क्या नहीं कर पाता? सर्वाइव नहीं करता। हम एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो क्यों सर्वाइव नहीं कर पा रहा? तो बेटा एवरग्रीन फॉरेस्ट की कंडीशंस क्या है कि रेन ज़्यादा होता है, ठीक है? और सनरेज जो है, ठीक है? तो बेसिकली एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होता है? बहुत डेंस होता है। तो डेंस होने की वजह से यहाँ पे जो ट्रीज होती है बहुत ऊंची जाती है, ठीक है? इन द सर्च ऑफ सनलाइट, ठीक है? तो जब एवरग्रीन फॉरेस्ट में ऐसे आप नीचे देखोगे ना तो आपको अंधेरा दिखेगा, डार्क दिखेगा। क्या दिखेगा? डार्क, ठीक है? तो मान लो ऐसा सैपलिंग से यहाँ पे उग भी गया है लेकिन उसके पास सनलाइट ही नहीं पहुंच रही है। क्या नहीं हो रही है? सनलाइट ही नहीं पहुंच रही। क्यों नहीं पहुंच रही? क्योंकि यहाँ पे डेंस कैनोपी है। क्या है यहाँ पे? डेंस कैनोपी है। क्या है यहाँ पे? डेंस कैनोपी यानी भैया सनलाइट की सर्च में बहुत ज़्यादा ऊंचे आपको यहाँ पे पेड़ पौधे मिलेंगे, ठीक है? ये हम जब ये आएंगे ना अपना विजिटेशन, तब ये कंडीशंस आपको समझ में आ जाएंगी। अभी सब इतना ध्यान रखो कि एज ए लिमिटिंग फैक्टर कैसे काम करता है, ठीक है? तो इसी वजह से सनलाइट नहीं आप पहुंच पाती यहाँ तक, यानी ग्राउंड तक सनलाइट ही नहीं पहुंच पाती। तो मान लो कोई ऐसा सैपलिंग अगर भैया उगता भी है तो वो क्या हो जाता है? मर जाता है। क्या हो जाता है? मर जाता है, ठीक है? क्यों मर रहा है? बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ लाइट या फिर एब्सेंस ऑफ लाइट। तो लिमिटिंग फैक्टर क्या हो गया यहाँ पे? एब्सेंस ऑफ लाइट क्या हो गया? ये लिमिटिंग फैक्टर हो गया। आई होप कि आपको लिमिटिंग फैक्टर समझ में आया होगा, ठीक है? हालांकि जब हम एवरग्रीन फॉरेस्ट पढ़ेंगे, ठीक है, मैप भी इसके साथ थोड़ा अलाइन करेंगे तभी आपको पूरी सिचुएशन समझ में आ जाएगी। अब तक यहाँ तक कि लिमिटिंग फैक्टर तक ही हम उसको यहाँ तक क्या करते थे? सीमित करते थे खुद को, ठीक है? उसके बाद देखो अभी, अब देखो मेजर अबॉयटिक लिमिटिंग फैक्टर, ठीक है? अब लिमिटिंग फैक्टर देख रहे हैं उसमें भी कौन से ऐसे मेजर अबॉयटिक लिमिटिंग फैक्टर है, ठीक है, जो क्या करते हैं बेटा, यानी जो ऑर्गेनिजम्स है उनकी जो ग्रोथ है, उनकी सर्वाइवल को क्या करते हैं? लिमिट करते हैं, ठीक है? यानी भैया एक कोई भी इनमें से कोई भी एक सिंगल फैक्टर जो है, ठीक है, वो क्या कर सकता है कि एज ए लिमिटिंग फैक्टर करके काम कर सकता है ऑर्गेनिज्म के। यानी मान लो ग्रो नहीं हो पाएगा, वो मर पाएगा इस तरह से, ठीक है? तो यहाँ पे देखो लाइट, लाइट एज ए लाइट देखो एज ए लिमिटिंग फैक्टर कैसे काम करता है। अभी हमने देखा कि एवरग्रीन फॉरेस्ट में बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ लाइट जो सैपलिंग्स अगर ग्रो हुआ है वो मर जाएगा, क्योंकि वहां पे लाइट ही नहीं पहुंच रही, बिकॉज ऑफ द डेंस कैनोपी, ठीक है? रेनफॉल, ठीक है, मान लो कि बहुत ज्यादा अगर रेनफॉल हो रहा है तो क्या हो जाएगा? जो न्यूट्रिएंट्स है वो वॉश्ड अवे हो जाएंगे, लिस्ट अवे हो जाएंगे, ठीक है? और सॉइल की जो क्वालिटी है वो इंफीरियर हो जाएगी। तो इंफीरियर सॉइल क्वालिटी भी क्या हो गया भैया? एक क्या हो गया? लिमिटिंग फैक्टर हो गया, ठीक है? रेनफॉल भी एक लिमिटिंग फैक्टर हो गया, ठीक है? मान लो कि भैया रेनफॉल ही नहीं हो रहा तो वहाँ पे पौधे ही नहीं बढ़ेंगे, ठीक है? समझ में आया, ठीक है? इसके बाद देखो टेम्परेचर। अब टेम्परेचर एक लिमिटिंग फैक्टर कैसे कैसे काम करता है? जैसे मान लो कि बेटा कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाएंगे क्या? नहीं, ठीक है? जो टॉलरेट कर पा रहे हैं वो सर्वाइव कर पाएंगे, जो टॉलरेट नहीं कर पा रहे वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो टेम्परेचर भी क्या है? एज ए लिमिटिंग फैक्टर काम करता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? क्या मान लो कि यहाँ से हमने एक पौधा उठा लिया अमेजोन अमेजोन एवरग्रीन फॉरेस्ट से और डेजर्ट में जाके वहां पे हम लगा दिए, ठीक है? वो जीवित रह पाएगा क्या? नहीं रह पाएगा। क्यों नहीं रह पाएगा? क्योंकि बेटा वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और सभी प्लांट्स एनिमल्स हाई टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है? तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स क्या कर सकते हैं जो हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर यानी वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में क्या करते हैं? सर्वाइव करते हैं, उसको टोलरेट करते हैं, उन्हें कहा जाता है यूरीथर्मल। क्या कहा जाता है? यूरीथर्मल, ठीक है? थर्मल फॉर टेम्परेचर, ध्यान में रखना है आपको यार, थर्मल फॉर टेम्परेचर। यूरी और स्टेनो ध्यान में रखना है, ठीक है? यूरी रहेगा व्हाइट के लिए, स्टेनो रहेगा नैरो के लिए, ठीक है? यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टोलरेट करते हैं उन्हें कहा जाता है यूरीथर्मल। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो रेस्ट्रिक्टेड है नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी भैया जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में वाइड सॉरी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टोलरेट नहीं कर पाते उन्हें कहा जाता है स्टेनोथर्मल,
ठीक है। यूरीथर्मल क्या हो जाएगा, जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टोलरेट कर रहे हैं, ठीक है। स्टेनोथर्मल यानी जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टोलरेट नहीं कर पाए, यानी नैरो रेंज, यानी भैया अपने वो नैरो, जिनकी रेंज नैरो है उन्हें क्या कहा जाएगा, स्टेनोथर्मल कहा जाएगा। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो एटमॉस्फेयर, क्या एटमॉस्फेयर भी एक एज ए लिमिटिंग फैक्टर काम करते हैं? जी हाँ बिल्कुल, ठीक है। जैसे मान लो ऑक्सीजन ही नहीं है तो सोचो एटमॉस्फेयर में आप सर्वाइव कर पाओगे? नहीं बेटा, ठीक है। नाइट्रोजन ही नहीं है तो नाइट्रोजन तो क्या होता है भैया, स्पॉन्टेनियस जो कंबक्शन होता है उसको क्या करता है, नाइट्रोजन बेसिकली प्रिवेंट्स करता है ना। अब मान लो नाइट्रोजन ही नहीं है तो भैया क्या हालत हो जाएगी हमारे एनवायरनमेंट की, एटमॉस्फेयर की, ठीक है। इसके अलावा नाइट्रोजन क्या है भैया, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे अर्थ को वार्म करने का यानी वार्म रखने का काम करता है। मान लो कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं है तो फिर, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में इन्वायरमेंट में है तो क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, आई होप कि आपको क्लाइमेट चेंज वगैरह थोड़ा समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड भी एज ए लिमिटिंग फैक्टर काम करता है, नाइट्रोजन भी एज ए लिमिटिंग फैक्टर काम करता है, और ऑक्सीजन भी एज ए लिमिटिंग फैक्टर काम करता है, यानी एटमॉस्फेयर भी एज ए लिमिटिंग फैक्टर काम कर सकता है। उसके बाद देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जरूरी है या नहीं है? जी हाँ, हमारे जो लिविंग वर्ल्ड है उसमें एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बायोमोलिक्यूल्स मान लो आप, प्रोटीन्स मान लो, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, ठीक है। आई होप कि ये साइंस में आपको पता होगा, ठीक है। यहाँ पे इन डेप्थ में नहीं जाएंगे इन नाम के ऊपर, ठीक है। उतनी अंडरस्टैंडिंग अभी आपको होना, ठीक है, क्योंकि हम एनवायरमेंट पढ़ रहे हैं तो इसमें ज़्यादा नहीं जाएंगे। हाँ, जहाँ पे नेसेसरी लगेगा मैं वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा, नो नीड टू वरी, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी एज ए लिमिटिंग फैक्टर काम करते हैं। उसके बाद देखो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स है, ठीक है, वो भी क्या एज ए लिमिटिंग फैक्टर काम करते हैं, करते हैं या नहीं करते? देखो कार्बन डाइऑक्साइड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ठीक है, करता है या नहीं, लिमिटिंग लिमिटिंग फैक्टर करके काम करता है बेटा। बहुत ज्यादा मात्रा में हो गया तो भी लिमिटिंग फैक्टर काम करेगा, और एक सर्टेन अमाउंट के नीचे है तो भी क्या एज ए लिमिटिंग फैक्टर वो क्या करेगा, काम करेगा। वाटर, वाटर काम करेगा नहीं, मान लो पीने का पानी ही नहीं, फ्रेश वाटर ही नहीं है तो लिमिटिंग फैक्टर हो गया ना। मान लो कि जहाँ पे फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है वहाँ पे सेटलमेंट होगी क्या? जो वाटर, ऐसे प्लांट जो फ्रेश वाटर में ग्रो होते हैं वो वहाँ पे पाए जाएंगे क्या? नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि फ्रेश वाटर नहीं है। समझ में आ रहा है, ठीक है। जैसे मैनग्रूव है, मैनग्रूव फ्रेश वाटर में मिलेगा क्या? नहीं बेटा, वो तो ब्रैकिश वाटर में मिलता है, ठीक है, सलाइन वाटर में मिलता है। तो ये क्या हो गया, लिमिटिंग फैक्टर हो गया, ठीक है। तो वाटर भी क्या होता है, लिमिटिंग फैक्टर होता है। सल्फर एक लिमिटिंग फैक्टर है, क्योंकि ये सभी बेटा हमारे सर्वाइव के लिए इसेंशियल है, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइव के लिए ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखो अल्टीट्यूड, ठीक है। सबसे पहले तो अल्टीट्यूड क्या होता है वो समझ लो। अल्टीट्यूड यानी कुछ नहीं होता, ये सरफेस ऑफ द अर्थ है, ठीक है, और यहाँ पे माउंटेन है, ठीक है। जो सरफेस ऑफ द अर्थ से हम जो माउंटेन की हाइट मेजर करते हैं ना, यानी ऐसे देख रहे हैं, इसे अल्टीट्यूड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अल्टीट्यूड, ठीक है। यानी अगर हम माउंटेन की हाइट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ से अगर मेजर करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? अल्टीट्यूड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अल्टीट्यूड यानी हाइट, ठीक है, लेकिन खास से सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस से ऊपर से, ठीक है। तो अल्टीट्यूड की वजह से हमें वर्टिकल जोनेशन देखने के लिए मिलता है वेजिटेशन में, ठीक है। जैसे मान लो हमने, आई होप कि आपने पढ़ा होगा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, जैसे जैसे हम नॉर्थ की तरफ और साउथ की तरफ, ये पोल है, ठीक है, ये क्या है हमारा, जैसे मान लो कि इक्वेटर है, ठीक है। तो इक्वेटर से लेके हम कहाँ तक जाते हैं भैया, नॉर्थ नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल की तरफ अगर जाते हैं तो हमें क्या दिखता है, टेम्परेचर घटते हुए दिखता है, ठीक है, क्योंकि सूरज की किरणें नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर इंक्लाइन रहती है, ठीक है। तो सेम उसी तरह से अगर हम अर्थ की सरफेस से कहाँ तक जाएंगे, ऊपर ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम कम होते जाएगा। तो उस तरह से वेजिटेशन भी क्या होते जाएगा, वेरी होते जाएगा। वही सेम तरीके से यहाँ पे देखो इक्वेटर पे भैया मान लो कि अमेजन फॉरेस्ट पाया जाता है, नॉर्थ पोल पे पाया जाएगा नहीं, ठीक है। नहीं, सेम वे में क्या हो जाएगा, जब हम इक्वेटर से निकलेंगे टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, वेजिटेशन सभी क्या हो जाएगा, टूवर्ड्स द पोल चेंज होते जाएगा, ठीक है। सेम उसी तरह से जब हम अल्टीट्यूड से, यानी मान लो कि भैया यहाँ से निकले अर्थ सरफेस ऑफ द अर्थ और माउंटेन पे जा रहे हैं तो सभी हमें क्या चेंज होते हुए दिखेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे फिर देखो यहाँ पे क्या है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, देखो ये क्या है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये मिल रहा है भैया हमें ट्रॉपिकल रीजन में, ठीक है, यानी बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या मिला है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिला है, ठीक है। फिर उसके ऊपर चले जाते हैं भैया तो क्या मिलता है हमें, टेम्परेट टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, यानी बेटा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्टिक सर्कल के बीच नॉर्थ में, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल के
बीच में टेम्परेट है, ठीक है। उसके बाद देखो जैसे हम माउंटेन पे चढ़ेंगे भैया तो नीड लीफ फॉरेस्ट, कोनीफेरस फॉरेस्ट वगैरह, ठीक है, तो नीड लीफ फॉरेस्ट दिख रहे हैं, ठीक है। ये ऐसे ट्री नहीं रहते क्या, ऐसे दिखते हैं आपको ये ऐसे, ठीक है, इसे नीडलिप कहा जाता है, ठीक है। फिर उसके ऊपर और हाइट पे चले जाते हैं माउंटेन पे, हमें क्या मिल जाता है, टुंड्रा मिल जाता है, क्या मिल जाता है, टुंड्रा मिल जाता है। और हाइट पे चले जाते तो हमें क्या मिलेगा भैया, आइस एंड स्नो मिलेगा, ठीक है। तो वर्टिकल जोनेशन है, वर्टिकल जोनेशन यानी ऐसे मान लो, ऐसे समझ लो कि जैसे जैसे आप अल्टीट्यूड पे ऊपर जाओगे जाओगे तो जिस तरह से वो क्या हो जाए, यानी किस तरह से वेजिटेशन चेंज हो रहा है, उसी को कहा गया है वर्टिकल जोनेशन ऑफ वेजिटेशन। देखो यहाँ पे टुंड्रा मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि एक सर्टेन हाइट पे, लेकिन यहाँ पे क्या मिल रहा है बेटा, हमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिल रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से, ठीक है, यानी जैसे 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 हम ऊपर जाएंगे उस तरह से क्या होता जाएगा, वेजिटेशन चेंज होते जाएगा, ठीक है, अल्टीट्यूड अल्टीट्यूड के हिसाब से, ठीक है। उसी को वर्टिकल जोनेशन ऑफ वेजिटेशन कहा गया है। इतना ही ध्यान में रखना है, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। जब मैं मैप पढ़ाऊंगा ना, ठीक है, मैप की भी सीरीज लाने वाला हूँ मैं, ठीक है, वहाँ पे ये सभी चीज़ें बहुत अच्छे से कवर करूंगा। सबसे पहले लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ठीक है, फिर वेजिटेशन कैसे चेंज हो रहा है, टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहा है, कैसे ह्यूमन सेटलमेंट्स, पॉपुलेशन चेंजेस हो रहे हैं, ये सभी हम देखेंगे, ठीक है, मैप में बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो अल्टीट्यूड हो गया बेटा। फिर देखो यहाँ पे बफरिंग कैपेसिटी ऑफ द अर्थ, ठीक है। बफरिंग कैपेसिटी यानी मान लो भैया कि एक लिमिटिंग कैपेसिटी, ठीक है, एक एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी, यानी आपकी जो कैपेसिटी है, सहनशीलता है, उसी को मान लो आप बफरिंग कैपेसिटी, ठीक है। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि पीएच क्या होता है। तो पीएच क्या होता है बेसिकली कि एक ऐसे सीधी सी लैंग्वेज में बताता हूँ, ठीक है। पीएच क्या है, एक स्केल है जो एसिडिटी और या फिर अल्कलिनिटी मेजर करती है, ठीक है। यानी एक सॉल्यूशन में हाइड्रोजन के कितने आयंस प्रेजेंट है, ठीक है, वो देखने की ये क्या है, पीएच, पीएच से देखा जाता है, ठीक है। मेजरिंग स्केल है भैया, एक सॉल्यूशन कितना एसिडिक है और नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली इसकी रेंज आई थिंक रहती है 14 तक, कहाँ तक रहती है, 0 से लेके 14 तक इसकी रेंज रहती है, ठीक है। और अगर मान लो वैल्यू अगर बिलो 7 आ जाती है, क्या होता है, वैल्यू अगर बिलो 7 आ जाती है तो उसे कहा जाएगा एसिडिक सॉल्यूशन, क्या कहा जाएगा, एसिडिक सॉल्यूशन है, ठीक है। और वैल्यू जो है अबोव 7 रहती है, क्या रहती है, अबोव 7 रहती है, तो उस सॉल्यूशन को अल्कलाइन सॉल्यूशन कहा जाएगा, अल्कलाइनिटी कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, अल्कलाइनिटी कहा जाएगा, ठीक है। तो भैया इसी तरह हमारी अर्ज है, उसकी भी अपनी एक बफरिंग कैपेसिटी है, सॉइल की मान लो, ठीक है, सॉइल की अपनी एक मान लो कि वाटर बॉडीज की है, ठीक है भैया, हाँ, तब तक वो बियर कर पाएगा, तब तक आपके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन उसके बियॉन्ड अगर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपको इफेक्ट देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो न्यूट्रल पीएच रहना बहुत जरूरी है, ठीक है, सॉइल में भी। सॉइल मान लो भैया बहुत ज्यादा एसिडिक अगर सॉइल हो गई, ठीक है, तो बहुत ज्यादा एसिडिक सॉइल में कोई प्लांट सर्वाइव कर पाएगा क्या, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। इस तरह से कुछ होगा ही नहीं, सॉइल का कुछ मतलब ही नहीं रहेगा, वो इनफर्टाइल सॉइल रहेगी, सॉइल का कुछ मतलब होगा क्या, नहीं। वाटर बॉडीज में देखो बेटा सेम तरह से बहुत ज्यादा एसिडिक सोल्यूशन अगर आ गया तो क्या हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये बफरिंग कैपेसिटी ऑफ द अर्थ है, ये भी क्या करेगी, एज ए लिमिटिंग फैक्टर काम करेगी, ठीक है। हाँ, इसलिए हमें जो पीएच जो है वो बहुत न्यूट्रल चाहिए, न्यूट्रल चाहिए, यानी सर्वाइव के लिए, सर्वाइविंग फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो जो पीएच है वो क्या चाहिए भैया, न्यूट्रल चाहिए, क्या चाहिए, न्यूट्रल चाहिए, ठीक है। इसी को क्या कहा जाता है, बफरिंग कैपेसिटी ऑफ द, ठीक है। अगर नहीं समझ में आते ध्यान में रखना है, बफरिंग कैपेसिटी ऑफ द यानी भैया किसी चीज की, यानी पावर, एक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, जैसे मान लो कि अर्थ की क्या है बेटा, एक अपनी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है, ठीक है। बियॉन्ड द एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी कुछ होता है तो हमें कॉन्सिक्वेंसेस देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपसे कोई मजाक कर रहा है तो आपकी भी एक कैपेसिटी है, ठीक है। बियॉन्ड उस कैपेसिटी के पार अगर हो जाती है आपकी मजाक तो आप भी चिढ़ जाते हो ना, बस सेम तरह से बफरिंग कैपेसिटी है, ठीक है। इसके बाद देखो सलाइनिटी, जी हाँ भैया, सलाइनिटी भी एक एज ए लिमिटिंग फैक्टर काम करता है। मान लो बहुत ज्यादा सलाइन वाटर है, क्या उसमें सभी फिर से, क्या सभी वही सभी ऑर्गेनिजम्स जो है सर्वाइव कर पाएंगे क्या, सभी प्लांट सर्वाइव कर पाएंगे क्या, नहीं, ठीक है। जो बना है उसके लिए वही सर्वाइव कर पाएंगे, ठीक है। तो मान लो कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स क्या टोलरेट कर सकते हो वाइड रेंज ऑफ सलाइनिटी को, उन्हें कहा जाता है यूरी हलाइन, ठीक है। तो सलाइनिटी के लिए हलाइन ध्यान में रखना है, ठीक है। यूरी और स्टेनो का मतलब आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो जो ऑर्गेनिजम्स वाइड रेंज ऑफ सलाइनिटी को टोलरेट कर सकते हैं उन्हें कहा जाता है यूरी हलाइन, ठीक है। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो वाइड रेंज ऑफ सलाइनिटी को टोलरेट नहीं कर पाते उन्हें कहा जाता है स्टेबल, यानी उनकी रेंज क्या रहती है, नैरो रेंज, ठीक है। तो वाइड रेंज यूरी हलाइन और नैरो रेंज
स्टेनो लाइन, ये भी आपको ध्यान में रख सकते हो। जैसे मान लो कि बेटा कि यहाँ पे दिया है मैनग्रोव ट्री, ठीक है, तो मैंग्रोव्स क्या कर सकते हैं बेटा, सलाइन वाटर में सर्वाइव कर पाती है, ठीक है, लेकिन आपने फ्रेश वाटर लेके गए सलाइन वाटर में, ठीक है, तो वहां पे वो थ्राइव कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि वो उस चीज के लिए बना ही नहीं है, ठीक है। तो ये सलाइनिटी भी क्या करती है, एज ए लिमिटिंग फैक्टर क्या करती है, काम करती है, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ये वर्टिकल जोनेशन भी समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो ये जो अबायोटिक फैक्टर्स है, ठीक है, ये अभी टेरेस्ट्रियल ऑटोट्रॉप्स पे कैसे यानी काम करते हैं, ठीक है, यानी इफेक्ट्स क्या होगा इनके, इफेक्ट्स ऑन टेरेस्ट्रायल ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स यानी कुछ नहीं होता, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ऑटोट्रॉप्स, यानी जो खुद का फूड खुद बनाते हैं, ठीक है। ह्यूमन ऑटोट्रॉप्स है क्या? नहीं है बेटा, ठीक है, हम पौधे से जो भी मिलता है उससे करते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स को हम कहते हैं, यानी मान लो कि भैया जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उन्हें ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है, ऐसा ध्यान में रखो सीधा सीधा, ठीक है, ठीक है। तो ये जो बेसिकली जो लिमिटिंग फैक्टर है इनका टेरेस्ट्रियल ऑटोट्रॉप्स पे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, तो क्या होगा, ज्यादा मात्रा में आ गए, कम मात्रा में आ गए, तो लाइट का क्या इफेक्ट होगा, फ्रॉस्ट का क्या होगा, स्नो का क्या होगा, टेम्परेचर का क्या होगा, नाइट्रोजन का क्या होगा, ये सब भी हम देखेंगे, ठीक है। जैसे मान लो लाइट, ठीक है, लाइट इंपॉर्टेंट है या नहीं है? जी हाँ भैया, लाइट इंपॉर्टेंट है। किस लिए इंपॉर्टेंट है भैया? अगर ग्रोथ होनी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, उसके लिए क्या है, लाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। प्लांट्स के लिए ज़रूरी है क्या? जी हाँ भैया, प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, तभी फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक है, अदरवाइज फोटोसिंथेसिस होगा क्या? नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे मान लो कि भैया लाइट जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर मिलती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर लाइट मिलती है, तो क्या हो जाएगा प्लांट्स में बेटा, ये हो जाएगा कि सिर्फ रूट की ग्रोथ हो जाएगी और शूट जो है वो मर जाएगा, ठीक है। अब रूट की ग्रोथ हो रही है, शूट मर जाएगा। जैसे मान लो कि ये क्या है, ये प्लांट है, ठीक है, और ये क्या है, इसके रूट है, ठीक है। तो जब बेटा हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट रहती है तो रूट की तो ग्रोथ होती रहेंगी, यानी फेवर्स द रूट ग्रोथ, पर इसके जो भैया टहनियाँ है, पेड़ है, पत्ते वगैरह है, वो मुरझा जाएंगे, क्या हो जाएंगे, मुरझा जाएंगे, मर जाएंगे, ठीक है। तो लेकिन ये जो हाई इंटेंसिटी रहेंगी लाइट की, इस वजह से जो रूट्स मर जाएंगे क्या? रूट्स नहीं मर जाएंगे, रूट्स जीवित रहेंगे, लेकिन जो शूट है यानी भैया जो इसकी झाड़ पत्ती दिख रही है हमें, ठीक है, पत्ते वत्ते, टहनिया वेनिया, ये मर जाएंगी, क्या हो जाएंगी, ये मर जाएंगी, ठीक है। यानी हाई इंटेंसिटी अगर लाइट की होती है, हाई इंटेंसिटी किसको फेवर करेगा? हाई इंटेंसिटी फेवर्स द रूट ग्रोथ देन द शूट ग्रोथ, ठीक है, ये आपको समझना है, ठीक है। ये हाई इंटेंसिटी का हो गया। अभी लो इंटेंसिटी में क्या हो जाएगा, ठीक है। अब लो इंटेंसिटी में मान लो कि परसेंटेज के माध्यम से समझ के लिए आपको समझने में आसानी जाएगी, ठीक है। तो फिर से एक बार हम देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि भैया कि ये प्लांट है, ये क्या है, प्लांट है। अब प्लांट को सिर्फ 30% ऑक्सीजन की जरूरत है, यानी 30%, सॉरी ऑक्सीजन नहीं, लाइट की जरूरत है। अगर 30% लाइट इसको मिलता है तो ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रो होगा, ठीक है, इसके रूट भी ग्रो होगी और शूट भी ग्रो होगी, ठीक है। अब जैसे मान लो कि ये पौधा है फिर से, ठीक है, एक सेकंड में चेंज करवा दूँ क्या ये बेटा? हाँ, थोड़ा दिखेगा ना आपको? अ, ओके, कौन सा ले लिया जाए, ये दिख जाएगा मे भी, ठीक है, हाँ ठीक है। ये पौधा है, ठीक है, ये बढ़ गया बेटा ऐसा, ठीक है। अब इसको ज़रूरत कितनी की है? सिर्फ 30% की, लेकिन इसको मिल रही है 100% लाइट, ठीक है, ठीक है। और एक पौधा है, ठीक है, ये ऐसे इसके रूट है और एक पौधा है, ठीक है। अब इसको ज़रूरत है 30% की, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो इंटेंसिटी है वो और कम हो रही है, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे 50% थी, जैसे मान लो कि 50% नहीं, कैसे कर कंसिडर कर सकते हैं हम कि रिटार्ड होगी ना ग्रोथ, ओके, एक सेकंड दे दो, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये जैसे मान लो कि ठीक है, रिटार्ड द ग्रोथ 30%, ओके। हम मान लें कि यहाँ पे 20% है, ठीक है, बस यहाँ तक ही समझ के लो, ठीक है। देखो, अब एक पौधा है, इस पौधे को जरूरत है बेटा 30% लाइट की, ठीक है, यानी इतनी होना ही अगर उसको अच्छे से ग्रो अगर होना है तो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 100% मिला, यानी हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट मिला है। जब हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट आएंगी तो क्या हो जाएगा कि जो उसकी रूट है वो जीवित हो जाएगी, उसकी तो ग्रोथ चलती रहेंगी, लेकिन इसकी जो शूट है, ठीक है, ये जो टहनियाँ है, पेड़ पत्ते है, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, पौध, यानी जो भी टहनियाँ है, ठीक है, पौध क्या बोलते हैं उसको, एंड ये जो है ये क्या हो जाएगी, बेसिकली मर जाएगी, ठीक है। द हाई इंटेंसिटी फेवर्स द रूट ग्रोथ देन
शूट ग्रोथ, ठीक है। और भैया लो इंटेंसिटी, अब लो इंटेंसिटी में क्या हो जाएगा, जितनी लाइट चाहिए उतनी मिल नहीं रही है, ठीक है। तो उस सिनेरियो में क्या हो जाएगा, उस सिनेरियो में जो प्लांट्स है वो क्या हो जाएगा, उसकी जो ग्रोथ है वो थम जाएगी, क्या हो जाएगी, उसकी ग्रोथ जो है रिटायर्ड हो जाएगी, थम जाएंगी, वो फ्लावरिंग नहीं करेगा, फ्रूटिंग नहीं करेगा, वो फ्लावरिंग नहीं होगी उसकी बेटा, उसको फ्रूट्स नहीं लगेगी, समझ में आ रहा है, ठीक है। इसे ये लो इंटेंसिटी की वजह से होगा, ठीक है। और भैया जैसे मान लो लेस देन मिनिमम, जितनी रिक्वायरमेंट चाहिए उससे भी कम अगर लाइट उन्हें मिलती है तो प्लांट क्या कर देगा भैया, ग्रो करना ही छोड़ देगा, क्या कर देगा, ग्रो करना ही छोड़ देगा, ये आप ध्यान में रखना, ठीक है। ग्रो करना ही छोड़ देगा तो क्या हो जाएगा, बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड का एक्यूमुलेशन ज्यादा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्यूमुलेशन ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, जब लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा रहती है तो रूट ग्रोथ ग्रोथ होती है, शूट ग्रोथ नहीं होती है। लो इंटेंसिटी में आता है लाइट तो क्या हो जाएगा, प्लांट्स की ग्रोथ थम जाएगी, फ्लावरिंग नहीं होगी, उसकी फ्रूटिंग नहीं होगी, ठीक है। और जितनी जरूरत है उससे भी अगर कम में उसको लाइट मिलती है तो प्लांट बेसिकली ग्रो करना ही छोड़ देगा, क्यों ग्रो करना छोड़ देगा, क्योंकि एक्यूमुलेशन हो जाएगा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। और देखो जैसे आपको पता है फोटोसिंथेसिस में सिर्फ रेड और ब्लू लाइट की हमें जरूरत पड़ती है, जो सनराइज आती है उसमें से रेड और ब्लू की क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है, ठीक है। सिर्फ ब्लू लाइट ही मिल रही है तो स्मॉल, मान लो कि सिर्फ ब्लू लाइट ही अगर मिल रही है तो जो पौधा रहेगा, जो प्लांट रहेगा वो स्मॉल रहेगा, क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा। सिर्फ रेड लाइट ही अगर आ रही है तो क्या हो जाएगा, या फिर मान लो कि भैया रेड लाइट बहुत ज़्यादा आ रही है तो वो क्या हो जाएगा, जो उनके सेल्स है उसका इलोंगेशन हो जाएगा, उनकी सेल्स जो है भैया ऐसे ऐसे बढ़ जाएंगी, इलोंगेट हो जाएंगे, एटिओलेटेड हो जाएंगे, इलोंगेशन हो जाएगा उसका, ठीक है। और अल्ट्रा वायलेट, सिर्फ अल्ट्रा वायलेट लाइट में जो प्लांट बढ़ता है वो ड्वार्फ प्लांट रहता है, यानी भैया उसकी हाइट ही नहीं बढ़ती, ठीक है, तो ड्वार्फ प्लांट रहता है। आई होप कि आपको समझ में आया हो, ठीक है। द हाई इंटेंसिटी फेवर्स द रूट ग्रोथ देन शूट ग्रोथ, ठीक है। उसके बाद देखो फ्रोस्ट, फ्रोस्ट यानी क्या होता है, ठीक है। आई होप कि आपको पता होगा फ्रोस्ट यानी क्या होता है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, देखो ये होता है भैया फ्रोस्ट, क्या होता है ये फ्रोस्ट, ठीक है। जैसे मान लो जब वाटर वेपर, ठीक है, लो टेम्परेचर की वजह से क्या है, नियर द सरफेस एरिया क्या हो जाती है, यानी नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ क्या हो जाएगी, ये सरफेस ऑफ द अर्थ क्या हो रही है बेटा, कंडेंसेशन हो रहा है, ठीक है। कंडेंसेशन होने की क्या हो जाता है, कंडेंसेशन होने के बाद जो भी यू ये वाला जो कोल्ड एरिया या फिर कोल्ड ऑब्जेक्ट है उस पे क्या होता है, ये जो ऐसे स्मॉल स्मॉल जो फ्लेक्स है ना स्नो जैसे, वो क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं कोल्डर ऑब्जेक्ट्स पे, क्या हो जाते हैं, कोल्डर ऑब्जेक्ट्स पे चिपक जाते हैं और फ्रीज हो जाते हैं, ठीक है। क्यों फ्रीज हो रहे हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ द कंडेंसेशन की वजह से, ठीक है। ये फॉग, ड्यू, फ्रोस्ट, ठीक है। कैसे फॉर्म होगी, क्या फॉर्म होगी, अभी यहाँ पे एक्सप्लेन करना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, उसके लिए मैकेनिज्म पता होना चाहिए, इवापोरेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, ठीक है। तो आने वाली इसमें अगर रहता है तो कंसिडर करेंगे, या फिर जियोग्राफी में मैं आपका कवर करवा दूंगा, ठीक है। तो फ्रोस्ट यानी क्या होता है कि जब वाटर वेपर का अर्थ के सरफेस के नियर द अर्थ सरफेस क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन हो जाएगा, तो कंडेंसेशन होने की वजह से क्या होगा, जो कोल्डर ऑब्जेक्ट्स है यहाँ पे जो एक थीन लेयर जो है आइस की वो क्या हो जाएगी, ऐसे चिपक जाएगी कोल्डर ऑब्जेक्ट्स पे, ठीक है। और कोल्डर ऑब्जेक्ट्स पे ऐसे चिपक जो जाते हैं उसी को क्या कहा जाता है, फ्रोस्ट कहा जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, फ्रोस्ट कहा जाता है, ठीक है। और ये फ्रोस्ट यानी क्या बोलते हैं, फ्रोस्ट फॉर्म होने के लिए एयर में इनफ मॉइस्चर भी होना जरूरी है, क्या होना जरूरी है, इनफ मॉइस्चर भी होना जरूरी है, ठीक है। ये प्रेसिपिटेशन का थोड़ा फॉर्म पार्ट आता है, ठीक है। तो आने वाली इसमें प्रेसिपिटेशन हम जियोग्राफी में अच्छी तरीके से कवर करेंगे। आई होप कि आपको फ्रॉस्ट समझ में आया होगा, ठीक है। तो फ्रॉस्ट की वजह से क्या आता है, ट्रांसपायरेशन इंक्रीज होता है, ठीक है। तो ट्रांसपायरेशन यानी क्या होता है, ठीक है, ट्रांसपायरेशन यानी क्या होता है पता है, एवापोरेशन किस तरह से होता है पता है ना आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एवापोरेशन बता दो, ठीक है। एवापोरेशन यानी क्या है, वाटर बॉडी है, सनरेज आ रही है, वाटर का वाटर वेपर में क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है, ठीक है, यानी लिक्विड टू गैसेस मीडियम हो रहा है, इसे कहा जाता है एवापोरेशन, क्या कहा जाता है, इसे एवापोरेशन। ट्रांसपायरेशन क्या होता है, ठीक है, मान लो कि ये पौधा है, ठीक है, ये रूट्स है उसके, ठीक है, और ये लीफ वगैरह है, जस्ट कंसिडर कर लो, ठीक है। अब पौधे में क्या हो रहा है कि वाटर जो है उसको कौन एब्जॉर्ब करता है, रूट एब्जॉर्ब करता है, रूट्स एब्जॉर्ब द वाटर, ठीक है। फिर रूट क्या करता है, जो प्लांट है उसको क्या प्रोवाइड करता है, वाटर प्रोवाइड करता है, ठीक है, क्या करता है, यानी ये प्लांट्स के जरिए वाटर क्या हो रहा है, ट्रैवल कर रहा है,
ठीक है, थ्रू द प्लांट, ठीक है। लेकिन मान लो कि ये जो पौधे हैं, ठीक है, ये जो लीफ है, ठीक है, यहाँ पे भी इनको वाटर पहुंच रहा है, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पे सनरेज आती है, क्या आती है, सनरेज आती है, और वाटर वेपर यानी सनरेज आती है और पानी है, और पानी थ्रू द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर निकल जाता है यहाँ से, उसी को क्या कहा जाता है, ट्रांसपायरेशन। क्या कहा जाता है, ट्रांसपायरेशन। कुछ नहीं, इजी है, बताता हूँ, देखो। ये वाटर बॉडीज है, वाटर बॉडीज से अगर पानी निकल के चला जाता है, ठीक है, यानी वाटर टू वाटर वेपर होता है, ठीक है, लेकिन कहाँ से, वाटर बॉडी से, तो उसे कहा जाता है इवापोरेशन। उसे क्या कहा जाता है, इवापोरेशन, ठीक है। अगर यही सेम प्रोसेस, ठीक है, मान लो ये पत्ते पे होती है, यानी पत्ते में भी क्या है, बेसिकली वाटर है, ठीक है। इस पत्ते में से अगर वाटर निकल जाता है, ठीक है, यानी वाटर वाटर वेपर की फॉर्म में निकल के चला जाता है, तो उसे कहा जाता है ट्रांसपायरेशन। क्या कहा जाता है, ट्रांसपायरेशन। बस यही ध्यान में रखना है, ठीक है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। तो बेसिकली ये जो फ्रोस्ट रहता है ना, वो क्या करता है, जो सॉइल का मॉइस्चर रहता है उसको फ्रीज कर देता है। क्या कर देता है, सॉइल का मॉइस्चर फ्रीज कर देता है, ठीक है। और सॉइल का मॉइस्चर अगर फ्रीज हो जाएगा, तो जो रूट है वो प्लांट्स को पानी कैसे प्रोवाइड करेगा, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अगर प्लांट्स को पानी ही नहीं प्रोवाइड हो रहा, तो ट्रांसपायरेशन बढ़ जाएगा, और ट्रांसपायरेशन बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो पौध यानी जो प्लांट की लीफ है वो क्या हो जाएगी, सूखना शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सूखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा क्या हो जाएगा कि भैया जो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन है वो भी क्या हो जाएगा, पौधे में बढ़ जाएगा, सेल्स का डिहाइड्रेशन भी हो जाएगा, ठीक है। और इसकी वजह से फिर क्या हो जाएगा भैया, कैंकर फॉर्मेशन हो जाएगी, यानी कैंकर फॉर्म होना शुरू हो जाएगा। कैंकर यानी कुछ नहीं बेटा, कि मान लो कि एक कुछ डिसीज सा है प्लांट का, और उसकी वजह से जो बार्क वगैरह है ना, ऐसा खराब हो जाता है। क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, बस उसी को क्या कहा जाता है, कैंकर कहा जाता है। इतना ही आप ध्यान में रखो, ठीक है, इतना ही क्या करो आप ध्यान में रखो, हो जाएगा। मान लो कि भैया ट्रंक है, ठीक है, कुछ प्लांट्स के ऐसे बार्क है, ठीक है, बार्क तो पता है, ठीक है, ये अगर सड़ जाती है, क्या हो रही है, सड़ जाती है, क्यों सड़ रही है, बिकॉज ऑफ कुछ फंगी की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, ठीक है। तो फंगी या बैक्टीरिया की वजह से सड़ रहा है, तो एक टाइप का क्या हो गया, एक डिसीज ही हो गया। क्या हो गया, ये डिसीज ही हो गया है। तो उस वजह से क्या हो गया, ये जो इतना एरिया ये डेड हो रहा है, क्या हो रहा है, डेड हो रहा है, ठीक है। उसी को क्या कहा जाता है, कैंकर फॉर्मेशन कहा जाता है। आई होप कि आपको समझ में आया, ठीक है। ये फ्रॉस्ट को और अच्छी तरीके से समझा जा सकता है दोस्तों, लेकिन हम इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं तो बेवजह फिर क्या हो जाएगा, लेंथ बहुत बढ़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि उसके लिए वो एवापोरेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, प्रेसिपिटेशन हो रहा है, ठीक है। फिर हाई टेम्परेचर एरिया, लो प्रेशर एरिया, हाई प्रेशर एरिया, ये भी हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सब्जेक्ट से फिर हट जाएंगे हम, ठीक है, इसीलिए, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि हाँ सर हमें फ्रोस्ट, स्नो, फॉग, ड्यू कैसे फॉर्म होता है, ठीक है, वो बताओ हमें आप, ठीक है, तो इसके लिए फिर एक अलग से लेक्चर हम यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। अब देखो स्नो, स्नो तो पता ही होगा, फिर स्नो का भी वही पता है, ठीक है, कि भैया क्या हो जाएगा, एवोपोरेशन हो रहा है, एवोपोरेशन के बाद क्या हो रहा है, सब्लिमेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन यानी क्या होता है कि वाटर वेपर डायरेक्टली चेंज हो जाती है सॉलिड फॉर्म में, उसे ही कहा जाता है सब्लिमेशन, ठीक है। और जब ऐसा होता है तब स्नो फॉर्म होता है। क्या हो जाता है, स्नो फॉर्म हो जाता है, और फिर क्या हो जाता है, इसने स्नो फ्लेक्स जो है, ठीक है, स्नो फ्लेक्स की फॉर्म में क्या हो जाता है, हमारे अर्थ पे आता है, यानी सरफेस ऑफ द अर्थ पे आता है, ठीक है। तो उसे स्नोफॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्नोफॉल, ठीक है। बेसिकली स्नो और आइस में क्या है डिफरेंस है, ठीक है। स्नो क्या रहता है, ओपिक रहता है, जिसके आर पार हम नहीं देख पाते। स्नो क्या रहता है, ओपिक रहता है। और आइस क्या रहता है, ट्रांसपेरेंट रहता है। क्या रहता है, ट्रांसपेरेंट रहता है, ठीक है। आप जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट कि मैं अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। तो स्नो क्या करता है, बेसिकली स्नो क्या करता है, जो वेजिटेटिव की ग्रोथ है, उसका जो पीरियड है उसको क्या कर देता है, वो शॉर्ट कर देता है। क्या कर देता है, शॉर्ट कर देता है, ठीक है। इसके अलावा देखो, ये अर्थ का सरफेस है, यहाँ पे ऐसे मान लो ये स्नो गिरा है, तो ये क्या करेगा, अर्थ का जो यानी सॉइल का जो टेम्परेचर है, ठीक है, उसको फर्दर ड्रॉप नहीं होने देगा। फर्दर ड्रॉप होने देगा, क्या नहीं, फर्दर ड्रॉप नहीं होने देगा। मान लो कि एज ए शील्ड काम कर रहा है। क्या कर रहा है, एज ए शील्ड काम कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे जो सीडलिंग है बेटा, वो क्या कर पाएगा, सर्वाइव कर पाएगा। क्या कर पाएगा, सर्वाइव कर पाएगा। किससे सर्वाइव करेगा, फ्रॉस्ट, ठीक है। फ्रॉस्ट क्या करता है, सॉइल के मॉइस्चर को फ्रीज कर देता है, और स्नो क्या कर रहा है, उसको रोक रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये लेयर है स्नो की, ठीक है। अब फ्रॉस्ट पड़ेगा तो किसके ऊपर पड़ेगा, ये ऐसे स्नो के ऊपर दिखेगा आपको, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे मान लो कि ये बेटा ट्री है, ठीक है, ये इसकी टहनी है, लेकिन इसके ऊपर बहुत ज्यादा स्नो ऐसा इकट्ठा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये टहनी क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। क्या हो जाएगी, टहनी टूट
जाएंगे। बस ये भी आप ध्यान में रखना, ठीक है। मैं हो सके तो लेके आऊँगा फ्रोस्ट और स्नो, ठीक है, ताकि आपकी और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बन पाए, ठीक है। उसके बाद देखो टेम्परेचर, ठीक है। मान लो कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है तो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में प्लांट सर्वाइव कर पाएगा क्या, नहीं सर्वाइव कर पाएगा। प्लांट्स की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। क्यों डेथ हो जाएगी, क्योंकि कोएगुलेशन हो जाएगा, यानी भैया उसमें प्रोटोप्लाज्मिक प्रोटीन बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोटोप्लाज्मिक प्रोटीन बढ़ जाएगा, और प्रोटोप्लाज्मिक प्रोटीन बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा, प्लांट्स का डेथ हो जाएगा। प्रोटोप्लाज्मिक प्रोटीन क्या है, इसमें जाने की जरूरत नहीं है, यूपीएससी उस तरह से पूछता भी नहीं है, ठीक है। बस इतने ध्यान में रखो कि जब हाई टेम्परेचर रहेगा तो प्लांट्स मर जाएगा। क्यों मर जाएगा, क्योंकि उसमें कोएगुलेशन यानी प्रोटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। और सभी ऑर्गेनिजम्स को, मान लो कि कुछ बैक्टीरिया है, वही क्या कर सकते हैं, हाई प्रोटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स यानी इस ऐसे यानी ऐसे हाई टेम्परेचर में क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। पूरे की पूरे ऑर्गेनिजम्स हाई टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन तो पता ही है आपको, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है सर्वाइवल के लिए, ठीक है। स्पॉन्टेनियस कंबक्शन को रोकता है, ठीक है। ये नहीं होगा तो क्या हो गया, इसके अलावा लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए भी क्या है, बहुत ज़रूरी है नाइट्रोजन, ठीक है। तो नाइट्रोजन ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे फ्रोस्ट भी बता दिया मैंने। अब लास्ट में है बेटा डाईबैक। डाईबैक यानी क्या होता है, डाईबैक यानी कुछ नहीं होता है, एक प्रोग्रेसिव डाइंग है। क्या है, प्रोग्रेसिव डाइंग। प्रोग्रेसिव डाइंग इन द सेंस, देखो ये देख रहा है, ठीक है, ये भैया अर्थ का सरफेस है, ये सॉइल है, ठीक है। तो बेसिकली प्रोग्रेसिव डाइंग यानी क्या होता है कि यहाँ से ऐसे ऊपर से लेके प्लांट ऐसे 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 बैकवर्ड मरते हुए आता है। क्या होते आता है, मरते हुए आता है। ऐसा क्यों करता है प्लांट की भैया, स्कैरसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, यानी ड्रॉट है, वाटर की कमी है। वाटर की कमी होने की वजह से क्या हो रहा है कि प्लांट जो है खुद को ही मारने मारने लगता है, ठीक है। तो डाई बैक होने लगता है टिप टू लेके बॉटम तक, ठीक है, यानी प्रोग्रेसिव डाइंग रहती है टिप टू बॉटम, ठीक है। ये ड्रॉट से बचने के लिए मैकेनिज्म रहता है, क्या है, इसके बचने के लिए, ड्रॉट से बचने के लिए, ठीक है। यानी ये शूट को क्या कर देता है, मार देता है, लेकिन अपने जो रूट्स है वो क्या रहते हैं, अलाइव रहते हैं। रूट्स क्या रहते हैं, अलाइव, यानी हम कह सकते हैं शूट्स डाई लेकिन रूट्स रिमेन्स अलाइव, ठीक है। उसे क्या कहा जाता है, डाईबैक। डाईबैक क्या है भाई, मरते हुए आना, ऐसे टॉप से लेके बॉटम तक। प्लांट जब मरता है टॉप से लेके बॉटम तक, उसे कहा जाता है डाईबैक। लेकिन ये बात ध्यान में रखना है कि रूट्स मरेंगे क्या, नहीं, रूट जिंदा रहेंगे, यानी शूट्स डाई, रूट अलाइव। रूट अलाइव, डाईबैक में क्या होगा, शूट डाई होगी और रूट क्या रहेंगे, अलाइव रहेंगे, ठीक है। तो ये अपने थे कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम, ठीक है, अबायोटिक थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम बायोटिक भी देख लेंगे। चलो फिर मिलते हैं जल्दी, सी यू सून, हैव अ गुड टाइम।